अगर कल से लेके आज तक मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी का गाना गा रहे हो तो अच्छे इंटर स्टूडेंट हो तुम। अगर ये सोच रहे हो कि यार कॉस्टिक का पेपर तो इजी और एवरेज आ गया, ऑडिट का पेपर कैसा आएगा, तो सच्चे इंटर स्टूडेंट हो तुम। और अगर ये सोच रहे हो यार इतना सारा जो पढ़ा है कल एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा, तो भैया असली इंटर स्टूडेंट हो तुम। हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ ऑडिट की पेपर राइटिंग टिप्स। अब यहाँ पे सर जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। पेपर को कैसे हमें अप्रोच करके चलना है, ठीक है, कैसे आपने 15 मिनट्स को यूटिलाइज करना है, उसके बाद किस फ्लो में पेपर अटेम्प्ट करना है, सारी बातें मैं डिटेल में बताऊंगा। बट उससे पहले एक अच्छे इंटर स्टूडेंट की तरह मेक श्योर वीडियो पे अपने अटेंडेंस लगा दे, वीडियो को लाइक करके, एंड सर लाइक टारगेट रखते हैं आज अगेन 400 लाइक्स का, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसको फटाफट अचीव करा देंगे। यस और नो? यस सर। सबसे पहले सर बात करते हैं फर्स्ट 15 मिनट्स हमारा प्यारा प्यारा रीडिंग टाइम। रीडिंग टाइम में सर क्या करेंगे, जो भी आपके बेस्ट 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखो फर्स्ट वाला तो कंपलसरी है, उसके अलावा जो भी बेस्ट 4 क्वेश्चंस है उसको आप फटाफट सेलेक्ट कर लो और पता कर लो कि कौन सा एक है जिसको इग्नोर करना है, ठीक है सर। अब यहाँ पे एक छोटा सा स्मार्ट वर्क है जो मैं अपने पेपर में करता था, वो मैं आपको भी शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ क्या होता था ना यार, जब मैं फर्स्ट 15 मिनट्स में क्वेश्चन पेपर के साथ बैठता था, मुझे ना सारी चीज़ें क्लिक कर रही होती थी। क्वेश्चन देखते ही पता चल रहा होता था अच्छा इसमें 4-5 पॉइंट आएंगे, इसमें 4-5 पॉइंट आएंगे। तो उसके जो कीवर्ड्स वगैरह होते थे ना, छोटे छोटे, मैं क्या करता था, पेंसिल लेके आसपास का थोड़ा माहौल देखा कि इन्विजिलेटर कैसी है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, परेशान तो नहीं करेगी, ठीक है, मैं उसको थोड़ा थोड़ा ना क्वेश्चन पेपर पे लिख लेता था। फिर क्या होता था ना, जब आंसर लिखने की बारी आती थी तो फटाफट फटाफट ऐसा लगता था ओपन बुक एग्जाम हो रहा है। फटाफट कीवर्ड देके आंसर फ्रेम किया, आगे बढ़ गए, कीवर्ड देके आंसर फ्रेम किया, आगे बढ़ गए, मजा आ जाता था। तो एक बार आप अपने आसपास का माहौल थोड़ा असेस करके, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस स्मार्ट वर्क, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। अब आगे आ जाओ, आगे की अप्रोच कैसे रखनी है। जो आपका फर्स्ट 1.5 आवर्स होगा इसमें आपने स्टार्ट करना है विद द डिस्क्रिप्टिव पेपर। मैं इसका आपको रीजन भी बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। फर्स्ट 1.5 आवर्स में अगर आप अपने बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करोगे ना, इससे क्या होगा, सबसे पहले आपका माइंड चलने लग जाएगा। बिकॉज क्या होता है, जब आप पेपर लिखने बैठते हो ना, माइंड उतना वर्क नहीं कर रहा होता। बट जब आप चीज़ों को लिखोगे, बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, आपका माइंड चलने लग जाएगा, और चलते हुए माइंड के साथ फिर जब आप एमसीक्यूज की ओर जाओगे ना, तो आप एमसीक्यूज बहुत आसानी से हैंडल कर पाओगे। तो जो आपके बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उनको सबसे पहले आपने अटेम्प्ट करना है। बट सर इतना काफी नहीं है, हमें यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा। जो बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है 42 मार्क्स के, 14 3 42, उस 42 मार्क्स में से मुझे बताओ पहले आप कितने लाने वाले हो, ठीक है। अब हम थोड़े टारगेट सेट करेंगे, बहुत बातें हो गई, मजेदार मजेदार, अब हम थोड़े टारगेट सेट करके चलेंगे। मैं एक सेकंड कैलकुलेटर ले लेता हूं। हाँ भैया, 42 में से बताओ कितना परसेंट आप स्कोर कर लोगे बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में। सर बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में क्या मैं ऐसा बोल दूं आप 60 to 70% स्कोर कर लोगे? हाँ सर। तो अगर मैं 42 का 60% करता हूं तो ये बन जाता है अराउंड 25 मार्क्स, ठीक है सर। एंड यही अगर मैं 42 का 70% करता हूं तो ये बन जाता है अराउंड 29 मार्क्स। 60% का मतलब है अगर 10 पॉइंट है तो 4 पॉइंट याद नहीं आएंगे, बट 6 पॉइंट तो याद आ जाएंगे, हाँ सर। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट नहीं याद आएंगे, बट 2-3 पॉइंट तो याद आ जाएंगे, हाँ सर। तो अगर आपको 3 पॉइंट भी याद आ जाते तो 25 नंबर, और अगर आप 3-3.5 पॉइंट भी याद आ जाते हैं तो 29 नंबर। क्या ये रीजनेबल है? ठीक है सर। हम यहाँ पे टॉपर्स की बात नहीं करेंगे, एकदम एवरेज लेवल पे चलेंगे। और ये कौन से हैं? ये वो हैं जो हमें बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब सर इसके बाद आते हैं एमसीक्यूज की ओर। एमसीक्यूज में आप लगाओगे 30 to 45 मिनट्स, जैसे 1.5 घंटे में डिस्क्रिप्टिव निपट जाएगा, एमसीक्यूज की ओर आ जाना। 30 to 45 मिनट्स आपने एमसीक्यूज को देने हैं। अब सर एमसीक्यूज हमारे 30 मार्क्स के होते हैं। इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, सबसे पहले जो भी नीचे का क्वेश्चन है ना वो आप रीड करोगे, फिर उससे रिलेटेड जो रेलिवेंट पार्ट होगा वो आपने केस स्टडी में फोकस करके चलना है। बिकॉज इनका आजकल क्या कार्य चल रहा है, ये केस स्टडी ऐसे बड़ी बड़ी बना देते हैं, उसी को पढ़ते पढ़ते बच्चा थक जाता है, और जब बच्चा थका हारा क्वेश्चंस के पास पहुंचता है ना, उसको समझ ही नहीं आता था क्या मामला। तो आपने पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के फिर जो रेलिवेंट पार्ट है वो आप केस स्टडी का देखो। कई बार ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन पढ़ के ही समझ आ जाए आंसर क्या होगा, ठीक है, तो वहां तो सीधा सीधा आंसर कर देना। अगर एकदम पूरा 100% कॉन्फिडेंस से पता चल रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, जहां लगता है रेलिवेंट है वहां आप उस केस स्टडी का रेलिवेंट पार्ट पढ़ के आंसर देके आओगे। क्या ये बात समझ आ रही है? आ रही है सर। अब सर एमसीक्यूज की अगर मैं बात करूं, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। कई बार ऐसा मैंने देखा है भैया, ऑडिट में बच्चे 30 आउट ऑफ 30 भी लाते हैं, 28 भी लाते हैं, 26 भी लाते हैं, 24 भी लाते हैं। मान लो एमसीक्यूज थोड़े अच्छे लेवल के आ भी जाते हैं, ठीक है, तो भी क्या मैं बोल सकता हूं ऑन एन एवरेज आप 22 to 24 स्कोर कर लोगे? नहीं सर, थोड़ा कम करो, कितना? 20 to 22,
सर थोड़ा और कम करो। यार कितना कम कराओगे, बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं करी क्या? नहीं सर करी है। क्या मैं बोल दूं 18 टू 20 मार्क्स? 18 टू 20 मार्क्स चलेगा? हाँ सर 18 टू 20 मार्क्स चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, इतना तो अपन मैनेज कर ही लेंगे। वेरी गुड। अब सर बचता है रिमेनिंग टाइम में रिमेनिंग 2 क्वेश्चन। अब ये जो रिमेनिंग 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, क्या मैं ऐसा मान के चल सकता हूं इसमें आपको 40-50% आता होगा? सर थोड़ा कम करो, 30-40% आता होगा? हाँ सर 30-40%। अगर मैं 30% भी लूं तो 30% कितना बनता है? 28 का 30% लिया तो बनता है 8 नंबर। और अगर मैं यही 28 का 40% लूँ ना तो ये बनता है 11 नंबर। अब आ जाओ टोटल करते हैं, मजा आएगा। सबसे पहले सर अगर हम इस हिसाब से चलें 29 + 20 49 + 11 60 मार्क्स, वाओ हम एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। और अगर अपन थोड़ा लोअर लेवल पे भी चलें 25 + 18 43 + 8 51 मार्क्स, कहीं ना कहीं 51 टू 60 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप ये स्ट्रेटेजी को प्रॉपर्ली फॉलो करो। बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले करना है 1.5 आवर्स में, फिर आपने एमसीक्यूज करना है, फिर रिमेनिंग टाइम में आपने इस तरह से चीजों को डील करना है, एंड आराम से आप 51 टू 60 मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। देखो पास होने के लिए सिर्फ 40 चाहिए, बस थोड़ा सा भी आपने ध्यान से चीजों को हैंडल किया, पॉजिटिवली और कामली चीजों को हैंडल किया, यू कैन इजीली मेक 51 टू 60। और सर ये मैं एवरेज लेवल पे बात कर रहा हूं, जो टॉपर्स लोग हैं एकदम हाई फाई लोग हैं अपन उसकी बात अभी करके ही नहीं चल रहे, ठीक है सर। अब सर आते हैं बात जिसके लिए वीडियो पे आप आए हो, प्रेजेंटेशन टिप्स की। अगर आपका कोई भी स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और आपको अगर ऐसे नंबर आता है, ठीक है, ऐसे नंबर और नेम आता है, तो उसी के साथ आप अपना आंसर बिगिन करोगे, उसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे, इससे एग्जामिनर पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट होता है। अगर आता है तो डेफिनेटली लिखो, नहीं आता तो भैया मत लिखो, मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। बट अगर आता है डेफिनेटली लिखना चाहिए, उसको अंडरलाइन भी करना चाहिए, एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। वेरी गुड सर। अब ओवरऑल टिप्स, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन है ना आपने उसकी लास्ट लाइन पढ़नी है। लास्ट लाइन क्यों पढ़नी है सर? ऐसा होता है ये पूरी कहानी बना के दे देते हैं, जिस कहानी को पढ़ के हम थक जाते हैं, फिर ये लास्ट लाइन में काम की बात पूछ लेते हैं। तो आप अगर लास्ट लाइन पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर लास्ट लाइन में लिख रखा है डिस्कस, एनालाइज, कमेंट, इसका मतलब है अब तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उसको पढ़ने के बाद जो भी आपको रेलिवेंट थ्योरी आती है वो लिखो, फिर जो भी फैक्ट्स ऑफ द केस है उसको 1-2 लाइन में आप लिख दो, उसके ज्यादा कोई नंबर नहीं होते, एंड आखिरी में जो भी आपका एनालिसिस और कंक्लूजन है वो आप लिख के आओगे। इस तरीके से आपने प्रॉपर्ली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है सर। अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई राइट द 3 पॉइंट्स, राइट द 4 पॉइंट, जो भी 3-4 पॉइंट 4-5 पॉइंट हमने सीख रखे हैं, तो वो सीधा सीधा आप 4-5 पॉइंट लिखो, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मतलब सर अगर मैंने आधे पेज में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके छोड़ दिया, 75% पेज में भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके छोड़ दिया और रेलिवेंट 4-5 पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको वो 4 नंबर 5 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। यहां पे एक बात हमेशा याद रखना, योर क्वालिटी मैटर्स ओवर द क्वांटिटी ऑफ द आंसर, ठीक है। जितना आप क्वालिटी वाली चीजें लिखोगे, काम की चीजें लिखोगे, टू द पॉइंट चीजें लिखोगे, उतने आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। पेज भरने के नंबर नहीं मिलते, बीकॉम का एग्जाम नहीं है, ठीक है सर। अब बात आते हैं प्रेजेंटेशन पे। प्रेजेंटेशन एकदम नीट रखनी। देखो आप मेरी भी हैंडराइटिंग देखोगे क्योंकि खास नहीं है, बट मैंने चीज़ों को एकदम स्पेसिंग के साथ नीटली लिख रखा है। तो एकदम नीटली काम करना है, स्पेसिंग के साथ काम करना है। जब भी कोई नया क्वेश्चन है वो फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, आईसीए का पेपर है, ठीक है सर। जितने भी क्वेश्चन है उनके सारे के सारे पार्ट्स आपने एक साथ करने हैं सर, सारे पार्ट्स एक साथ, यानी 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, ऐसा नहीं 1 का ए, 2 का बी, 4 का सी। एग्जामिनर कितने भी अच्छे मूड में होगा ना, ऐसा फालतू पेपर देख के तो गुस्से में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मुझे नहीं पता आपने क्या किया है, कैसे किया है, अब आपने इस चीज का प्लीज प्लीज ध्यान रख के चलना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, हमने पहले ऐसे किया था वैसे किया था तो अब क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है। पुराना जो हो गया हो गया, अभी से आपने ये चीज करनी है, ठीक है। वो अच्छा हो जाएगा। मैंने आईसीए से बात कर ली, जिसने पहले गड़बड़े कर रखी है उसके लिए पूरे नंबर दे देंगे। अभी आपने ऑडिट में इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है सर। ठीक है, तो जो भी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है सब आपने साथ में करने। सर हमको 1 का बी नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए 2-3 पेज छोड़ दो, ठीक है। वो 2-3 पेज छोड़ दो, बाद में उसको रिविजिट कर लेना, नहीं आएगा तो उसको काट के पीटीओ लिख देना, ठीक है। पेज टर्नओवर बाकी का पेपर एग्जामिनर चेक कर लेगा, बट जितने भी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन है वो सब आपने साथ में करके आने हैं, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल सर, समझ गए सर। अब रिमेंबर क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी। जो भी आप आंसर लिखोगे उसमें कीवर्ड्स अंडरलाइन करना। तो जैसे आपने कोई आंसर कंप्लीट किया, आपको पता ही है उसमें कीवर्ड्स क्या है, फटाफट फटाफट 1 मिनट लेके सबको अंडरलाइन कर लो। 30 सेकंड्स के अंदर भी सारे कीवर्ड्स आप आराम से अंडरलाइन कर लोगे। इससे एग्जामिनर के लिए काफी आसानी हो जाएगी आपके पेपर को चेक करने के लिए, ठीक है सर। क्वेश्चन कंप्लीट, कीवर्ड्स अंडरलाइन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन। मेक श्योर आप कैलकुलेटर कैरी ऑन कर रहे हो, क्योंकि कई बार आपके प्रैक्टिकल सम्स आ जाते हैं, जैसे कि मान लो बैंक ऑडिट में ड्राइंग पावर निकालने को आ गई, या कोई और प्रैक्टिकल सम आ गया जहां पे कैलकुलेटर की नीड पड़ती है, वहां आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ठीक है। यहां तक सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है? पक्का प्रॉमिस? पक्का सर।
सो दैट्स इट माय फ्रेंड्स, हैप्पी राइटिंग, ऑल द बेस्ट। लास्ट में बस एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बात मैं आपसे दिल से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब भी मैं थ्योरी का एग्जाम देने जाता था ना, चाहे वो क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज हो, चाहे वो बीकॉम में थ्योरी के बाकी एग्जाम्स होते हो, या फिर सीए इंटर में ऑडिट का पेपर, लॉ का पेपर, सीए फाइनल में ऑडिट का पेपर, लॉ का पेपर, हमेशा ना एक दिल में धक धक होती थी कि यार इतनी सारी जो थ्योरी पढ़ी है ये एग्जाम में याद आएगी नहीं आएगी। और ये चीज़ मैं अपनी मम्मी के साथ शेयर करता था, तो मेरी मम्मी ना हमेशा एक ही चीज़ कहती थी, वही मैं आपके साथ आज ये शेयर करने वाला हूँ, कि यार जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो कहीं ना हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है। एंड ये जो माइंड है ना, इससे अच्छी क्वालिटी का कोई स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बट अगर आप चाहते हो एग्जाम में सब कुछ याद आ जाए, तो हमें ना अपने माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। और सर ये एक्टिवेट पता है किससे होता है? पॉजिटिविटी के साथ, कूलनेस के साथ, कामनेस के साथ। यानी अगर हम एग्जाम में एक पॉजिटिव कूल एंड काम एटीट्यूड रखते हैं, तो हमको सारी चीज़ें फट 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 बढ़िया बढ़िया एग्जाम में याद आ जाती हैं। तो जो बात उन्होंने मुझे सिखाई थी, जिसने मुझे इतना हेल्प किया टू डू वेल इन माई एग्जाम्स, वही बात मैं आज आपके साथ बीइंग माई सीए स्टूडेंट्स शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए आज जानना ज़रूरी है कि आपको कल सारी बातें याद आ जाएंगी। बस जैसा शुभम सर ने कहा है ना, जैसे ही पेपर हाथ में आए अपने दिल पे हाथ रख के बोलना ऑल इज़ वेल। क्या बोलेंगे? ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ वेल एंड एवरीथिंग विल गो वेल। बस आपने एक कूल एंड काम एटीट्यूड रखना है, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी है। आपके मन में आ सकता है सर पेपर इजी आएगा, टफ आएगा, एवरेज आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जो पेपर होता है वो आपके लिए नहीं आता, सब सीए स्टूडेंट्स के लिए आता है। और एक बात और याद रखना कि आईसीआई ने पास तो करना है, आईसीआई ने पास तो करना है। अब सर आईसीआई किसको पास करेगी? जो अच्छा बच्चा होगा, जो एकदम कूल एंड काम एटीट्यूड के साथ अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट करेगा। जैसे मैंने आपको फ्लो बताया, उसी फ्लो में आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। पास होने के लिए आपको 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाने। आपका पेपर कितने मार्क्स का है? 118 मार्क्स का है। आपको 118 मार्क्स नहीं लाने, आपको पास होने के लिए 40s और 50s चाहिए और एग्जामिशन के लिए 60। तो आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है गलतियां करने का। तो एकदम छोटे बच्चे की तरह, एकदम अच्छे बच्चे की तरह अपने चेहरे पे एक स्माइल रखेंगे। रखो रखो, एक स्माइल तो बनती है बॉस, प्लीज प्लीज प्लीज। यस, इसी मुस्कान की चमकान के सब दीवाने हैं। तो अपने चेहरे पे ये स्माइल रखना, ये पॉजिटिविटी रखना, एंड ट्रस्ट मी सब अच्छा होगा। ठीक है, मेक श्योर कमेंट सेक्शन में आप ये कमिटमेंट कर दो प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दैट आई विल गिव माई बेस्ट टुडे एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट इंटरस्टार्स। That's it from my side. I really hope you do well in tomorrow's exam and make me, yourself and your parents very very proud. All the best, keep going। अभी तक मैं बोलता था खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अब हम खुशी से पेपर लिखेंगे तभी एग्जाम्स में रॉक करेंगे। ऑल द बेस्ट, लगे रहो, सब अच्छा होगा। टेक केयर।